हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं फुल मॉक टेस्ट। और आपको पता है कि हर संडे के दिन आपका ये फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपके स्कोरिंग क्या रहती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख जो अंतर था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि यहाँ पे वैदिक सभ्यता यानी दूसरी जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। यही इनमें मेन अंतर हम कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन की सल्तनत काल में दीवाने खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवाने खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इस्तिहाक के साथ साथ दीवाने बदनगान की भी स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी डायलिसिस। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से। सी विल बी राइट आंसर। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई की जो स्थापना है ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था 1935 ईस्वी में, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ, ये पॉइंट गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, वार्न हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट गलत है, लेकिन बाकी सभी सही है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों और गोरखों के बीच जो संगौली की संधि हुई थी, संगौली या फिर सुगौली की संधि, ये 1816 में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1806 में वेल्योर की जो सिपाही विद्रोह हुआ था जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित होती है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परीक्षा की शक्ति है, यानी सी बिल्कुल सही होगा। जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य था क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और इसमें क्या था कि देश के कर में एकरूपता लाने के लिए, यानी कई सारे टैक्स को हटा करके एक टैक्स करने के लिए इसको किया गया था। तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी का आ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। यानी अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी सनमुखन सेठी इसके अंतर्गत नहीं थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर आप देख सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी को, यानी सही आंसर ए होगा। सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाला पहला शासक कौन थे। सहायक गठबंधन जो प्रणाली स्टार्ट किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, तो इसमें सबसे पहला इसका जो शिकार हुए, यानी सबसे पहले सहायक संधि को किया हैदराबाद के निज़ाम ने। ऑप्शन ए। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। शरीर की विशालतम धमनी जो होता है वो कौन सा है, एरोटा। ऑप्शन बी एरोटा बिल्कुल सही होगा। बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा सांस्कृतिक त्यौहार है। तो बुमचू का संबंध किस राज्य से होगा। बुमचू सिक्किम से। ऑप्शन बी सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है। वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी डांडी मार्च। डांडी मार्च को स्टार्ट कब किया गया था, ये ध्यान रखना है कि डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। और डांडी ये स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, जहाँ डांडी यहाँ पर पहुँचे थे, जो कि 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण पेंटिंग एक मास्टरपीस था किसका। लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता। सरसों रवि फसल के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जोतने की। तो ये है आपका
हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि कपास के लिए फेमस है, और इस मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। चपचरकूट, मीमकूट और पालकूट किस राज्य का ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है? तो ये आपका मिजोरम करेक्ट होगा, मिजोरम, ऑप्शन बी। बड़गा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? बड़गा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे सही होगा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी हड्डी मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है? तो कौन सी हड्डी पैर की हड्डी नहीं है? तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस कह सकते हैं बाजू की हड्डी होती है, बाजू का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसका ये हड्डी होता है ह्यूमरस, ठीक है। महाभारत का पहली बार तमिल में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पेरू देवनार। पेरू देवनार जो थे, इन्होंने महाभारत का पहली बार तमिल में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि शब्द गोल्डन रिवॉल्यूशन किस सबसे अधिक जो निकट मिशनों से संबंधित है वो कौन होगा? गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध जो होता है यहाँ पे करेक्ट होगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन बी। पेलाग्रा और स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा और जो स्कर्वी है, तो पेलाग्रा यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका ये देखिए विटामिन B3 और साथ ही साथ विटामिन सी जो उसका स्कर्वी होगा, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ मैच होगा। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? यानी कि किस विज्ञान की शाखा में हम लोग विलुप्त जीवों के अध्ययन को करते हैं? तो ये होगा पैलिएंटोलॉजी, यानी राइट आंसर डी को टिक करेंगे, पैलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट वन है कि प्रभावी मांग निर्भर करती है। प्रभावी मांग किस पर निर्भर करता है? प्रभावी मांग निर्भर करता है पूर्ति कीमत पर, पूर्ति कीमत पर, डी। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी है? ये पुस्तक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? भारत की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी विल बी राइट आंसर। कौन सी अर्थव्यवस्था यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? ये कौन मानते थे? तो आपको पता है बाजार नियम, जो कि सेबी सा, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया था? भारत में सर्वप्रथम रेल स्टार्ट किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर के द्वारा, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन ए। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश जो कि स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशीय और स्वभाषा दिया था? किसने दिया था? तो इसका संबंध हो जाएगा आर्य समाज से। आर्य समाज जो कि 1875 में इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो कि हम कह सकते हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे इनके संबंध में 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़िए और देखिए क्या सही होगा। पहला पॉइंट से कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया था, यानी राजा की जो उपाधि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो अकबर द्वितीय ने दिया था, मुगल शासक अकबर द्वितीय। इन्होंने अल हिलाल नामक फारसी समाचार पत्र की शुरुआत की। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अल हिलाल जो था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था। इन्होंने मिरातुल अखबार को स्टार्ट किया था। यहाँ पे ये पॉइंट जो कि गलत है। सही क्या होगा? केवल 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किया गया। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किया गया, राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटेन से ही लिया गया लोकसभा जो होगी, लोकसभा यानी मंत्रिमंडल का जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे वो लोकसभा के प्रति होंगे। ये ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया गया। नाभि के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? जनरली हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो नाभिक में यानी केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन भय, क्रोध और तनाव जैसी संवेदनशील परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी होता है तथा रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ाता है? वो कौन सा हार्मोन है? तो उस हार्मोन को हम यहाँ पे कह सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है।
तो इंसुलिन पादप हार्मोन के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारा जो कि कह सकते हैं मनुष्यों में पाया जाता है, पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन यानी कि सही आंसर केवल और केवल दो। इसका स्राव कहाँ से होता है? पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से, यानी कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से। निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार का नाइट्रोजन ही है। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रिनो का अन्वेषण करने हेतु किसका जो कि प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोरॉन। बोरॉन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, बोरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या बनेगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाता है जो कि ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 39वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी? दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी, तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1886। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व या फिर सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में, जो कि हुआ कब था? 1764 ईस्वी में, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मुनरो। राइट आंसर सी को टिक करेंगे, मुनरो। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रहेगा, ट्रिप्सिन का यहाँ पे कार्य कह सकते हैं कि प्रोटीनों को भंग करना। राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रोटीनों को भंग करना यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा और विभिन्न कैटाबॉलिक जो अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, वो कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, वृकक। ठीक है, वृकक यानी ऑप्शन ए। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? निम्नलिखित में से वह मुगल शासक कौन था जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता था? वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ऑप्शन ए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? तो इसे कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कृष्णागिरी। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये जो है संघीय व्यवस्था समानता रखती है, वो कनाडा से समानता रखती है। ऑप्शन सी। गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ग्लूटेन को कह सकते हैं, ग्लूटेन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? किस वाद ने? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? बताइए, जनता को मूल गारंटी अधिकार जो दिया गया वो हम कह सकते हैं भाग 3, क्योंकि मौलिक अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे सही क्या होगा। सही क्या होगा? यहाँ पे पहला पॉइंट्स किसके संबंध में बात कही जा रही है, ये हमें देखना है। ठीक है ना। इसने श्रीरंगपट्टनम में लिबर्टी के वृक्ष लगवाया, वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया, साथ ही साथ उसने फ्रेंच के मॉडल पर एक नया कैलेंडर पेश किया। तो व्यक्ति की पहचान करें, वो व्यक्ति कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों के संबंध में टीपू सुल्तान यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो अगर हम 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि लोकसभा में जो कि आपको पता है 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो यहाँ पे किसके साथ कौन मैच होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनटीपी का गठन यहाँ पे करता है, यानी फर्स्ट का 4 के साथ मैच करना चाहिए। फर्स्ट का 4
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट का 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस पे मिल रहा है। और अधिकतर जो पूछा जाता है, जैसे हम यहाँ पे जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण सी का 2 के साथ देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ठीक है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को। प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अगर हम क्रिया कराते हैं तो ये किसका निर्माण करता है, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण, सी विल बी राइट आंसर। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने दयाप्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। किस भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए दयाप्रकाश सिन्हा जी को चुना गया साहित्य भाषा अकादमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किया गया, तो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है किसमें, ये आपका यकृत में होगा। ऑप्शन बी यकृत। देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है। कागज रहित अदालत निम्नलिखित में से कौन बन चुका है, तो ये आपका केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो वो किस पर आधारित है, तो सही आंसर ऑप्शन बी, अद्वैतवाद सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वैतवाद सिद्धांत। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है, यानी किसको किसको जोड़ता है, सॉरी। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर को लेह से, ऑप्शन ए। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य के संबंध में कौन सा यहाँ पे मिलान सही है। तो देखिए, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो लंबा लगता है वो पश्चिम बंगाल है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार की होती है। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम की होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी के सभी बिल्कुल सही है। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे सही संबंध हो जाएगा भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के लिए राजी करना, ये इसका मेन पर्पस था। ऑप्शन बी। मैकमोहन रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है। मैकमोहन रेखा के संबंध में, यह रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस सीमा का निर्धारण 1914 में किया गया था। इसका निर्माण शिमला में हुआ था। क्या ये सही है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। महार सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था। महार सत्याग्रह की जो बात है ये आपका 1927 की बात है, 1927, और इसका नेतृत्व किया गया था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। महाराष्ट्र का महार सत्याग्रह, ये ध्यान रखेंगे। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिकीय और जीव विज्ञान जो आणविक केंद्र है ये आपका पड़ता है हैदराबाद, सी करेक्ट आंसर है, हैदराबाद। राइट। अगला क्वेश्चन, लैंग हॉर्न जो है वो निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है। लैंग हॉर्न किसकी नस्ल है, तो ये मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी की नस्ल, ऑप्शन ए। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है। उपभोग फलन उपभोग और किसके बीच संबंध को व्यक्त करता है। उपभोग फलन उपभोग और किसके बीच संबंध व्यक्त करता है, तो ये आय के बीच, आय और उपभोग के बीच संबंध को व्यक्त उपभोग फलन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स को हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र जो रोग विशेषज्ञ हैं उनकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का सुझाव करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब यानी कि दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है, बताइए। हाल ही का क्वेश्चन है जो कि जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन आपका करंट का। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था।
पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1974। 1974 प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया था? किसने काला दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा, सी विल बी राइट आंसर, हिंदू महासभा। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई है? आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ ऑप्शन बी। खेल दिवस मनाया कब जाता है? 29 अगस्त को। पाकिस्तान ने किस देश के द्वारा निर्मित 25J टेंसी नामक फाइटर जेट खरीदी है? किस देश के द्वारा ये निर्मित है? तो ऑप्शन डी यानी कि चाइना के द्वारा। करेक्ट होगा ऑप्शन डी, चाइना। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है, जो कि 72 आर्टिकल के तहत होता है, ये करेक्ट है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति या फिर कोई भी हो राज्यसभा भंग नहीं होती है। तो यहाँ पे सही केवल और केवल एक होगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ATMC को हम लोगों ने कवर किया, जो कि जीके जीएस पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग मैथ्स की तरफ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 10 विषम प्राकृत संख्या, यानी आपको पता है अगर हम 20 तक की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 प्राकृत संख्या जो कि सम होगी और 10 विषम होगा। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक में आपका 10 संख्याएं विषम है, 10 संख्याएं सम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 20 में से आपका 19 होगा। यहाँ तक हम कहेंगे कि 10 संख्याएं होंगी जो कि हमारा विषम संख्या, ठीक है, 1 से लेकर के 19 तक। अब यहाँ से मैं पूछा जा रहा है कि इसका माध्य बताइए। तो माध्य कैसे निकालते हैं? जब आपकी संख्या लगातार हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहली और अंतिम जो डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए और उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 20/2 का मतलब माध्य आपका बीचों बीच की संख्या जो होगी वो 10 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि 2 बेलनों की त्रिज्या R1 और R2 का जो रेशियो दिया गया 2:3 है, ठीक है। और आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया गया H1 और H2, ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:3 है, राइट। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr² होता है। πr², यानी पाई से पाई तो खत्म होगा, r² पे काम करते हैं। तो r² बटे में हम r² कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पहला r², दूसरा r²। तो r² का मतलब ये आपका होगा, तो 2 × 2 और h का मतलब पहले वाले में का h 5 ये, और उसके बाद फिर से r² तो दूसरे में का r, और h का मतलब ये वाला 3। तो कितना बन जाएगा? कटने वाला तो कुछ है नहीं, यानी कि डायरेक्ट करते हैं। 4 × 5 = 20 ऊपर में और नीचे आपका 27। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। 20 और 27 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 62 रुपये 50 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वही है जो वस्तु को 3750 रुपये में बेचने पर हुई हानि है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें? तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इस तरह के प्रश्नों को डायरेक्ट जब आपसे सीपी पूछा जा रहा है तो आप दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 6250 प्लस 3750 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5000 बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाता है, ठीक है, 5000। ये कैसे होता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि लाभ जो कह रहा है, लाभ वो हानि के बराबर कह रहा है, ठीक है, हानि के बराबर कह रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस जो कि विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे आपका ये देखिए 6250, पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि 6250 रुपये में बेचने पर, और दूसरा जो है वो 3750 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 6250 माइनस x बराबर x माइनस 3750। बस आप वहाँ पे करेंगे तो फिर से आपका यही चीज़ आएगा, 2x बराबर 10,000 और x बराबर 5000 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन डी में देख सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम करते हैं कि √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? तो चलिए तोड़ के देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी 5 माइनस 2 √6
और रूट 6 है ये तो टूटेगा नहीं, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन हम ए को टिक करें। पिछली बार आपका एसआई मेंस में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके पास पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे थर्ड नंबर में वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे देखिए क्या है 12 चौका 48 किया गया और नीचे जो भी अंक दिया गया उसका स्क्वायर किया गया यानी कि 25। तो डायरेक्ट हम तीसरे वाले पे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और नीचे में देखिए 7 का स्क्वायर किया गया 49, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा 60, जो कि 4 का गुना है। सेकेंड वाले में 16 का, जो कि 16 चौका 64 किया गया, 12 चौका 48 किया गया था, तो 15 चौका 60 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो बी को 10% के लाभ पर रेडियो बेचता है और आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि बी इसे 5% के लाभ पर सी को बेच देता है। डायरेक्ट हम चलते हैं कहाँ पे 462 रुपये में लास्ट जो है सी ने भुगतान किया, तो हम मानते हैं कि ए ने 100 रुपये का पे किया होगा, कितना 10% का प्रॉफिट है, उसके बाद 5% का प्रॉफिट 105/100, बस इसको कैलकुलेशन करके कटाते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म। ये आपका 11 चौका 44, 2 11 दूनी की 22, ठीक है। 21 से कटाएंगे तो 21 दूनी की 42 और 21 पाँच हो जाएगा 105। ये 5 दूनी की 10 कट गया, यानी क्रॉस करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पे डबल 0, यानी 400 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 400 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से रवाना होकर के स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब वो समय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्नों में हमें डायरेक्ट जो पूछा जाता है कि डिस्टेंस बताइए कि उसने कितना टोटल दूरी तय किया, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों चालों का गुना पहले करते हैं। दोनों चाल क्या है, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चंस में कि पहले क्या करता था कि 5 मिनट देरी से पहुंचता था और दूसरी बार 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जब दोनों कंडीशन अलग अलग होता है तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी टोटल हो गया 15 मिनट और दोनों चालों का अंतर, यानी कि दोनों चालों का अंतर 1 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से मैंने यहाँ पे भाग कर दिया। 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म, यानी डी का मान यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1 से लेके 20 नंबर के टिकट मिश्रित होते हैं और फिर एक टिकट यथाचित पर खींचा जाता है। इसकी क्या संभावना हो सकती है कि टिकट के पास 3 या फिर 5 का एक बहुमूल्य, बहुमूल्य का मतलब मल्टीपल है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक इस पे कोई नंबर लिखा गया, सॉरी यहाँ पे 20 तक है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 तक कोई नंबर है, ठीक है। यानी टोटल हमारा जो पीएस है, जैसे कि नंबर ऑफ सम कह सकते हैं, इसको एनएस रखते हैं, ठीक है। एनएस टोटल ये है, इवेंट हो सकता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि उनमें से एक टिकट खींचा जाता है और क्या इसकी संभावना हो सकती है कि 3 हो, 5 हो या फिर उसके मल्टीपल हो। तो अगर हम यहाँ पे 1 से लेके 20 तक उस पर नंबर लिखा गया है, तो अगर 3 या फिर 5 का नंबर करना होगा तो या फिर 3 निकल सकता है, 6 निकल सकता है, 9 निकल सकता है, 12 निकल सकता है, 15 निकल सकता है, 18 निकल सकता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे 5 का भी मल्टीपल देख लें, क्योंकि 5 हो सकता है, 5 निकले, 5 का मल्टीपल, तो 5 एक हो गया, एक 10 हो जाएगा, 15 यहाँ पे ऑलरेडी हो गया और एक हो सकता है कि 20 निकले, ठीक है। यही निकल सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कि 3 या फिर 5 का बहुमूल्य है, तो ये आपको यहाँ पे मल्टीपल की बात कही जा रही है। तो हम आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, टोटल तो नंबर यहाँ पे 20 था, लेकिन निकल कितना सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट की हो कितना सकता है, तो आप कहेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट जो होने की संभावना है 9 है। टोटल कितने पे, टोटल आप कहेंगे टोटल 20 पे, तो यहाँ पे हम 20 रख देते हैं, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 9/20। यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो कि हम ऑप्शन ए में देख सकते हैं, 9/20 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर के अगर देखेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 25 और 20 का एलसीएम डायरेक्ट हम कहेंगे 100। 25 चौका 100, 20 25 100, ये हो जाता है आपका इनकी इफिशियंसी। अब प्रश्न में कह रहा है कि वे दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक 5 और 4 9 यूनिट की इफिशियंसी के साथ अगर 5 दिन तक डायरेक्ट करेंगे तो टोटल 45 यूनिट उन्होंने कंप्लीट किया। शेष बचा कितना, 55 बचा हुआ है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि ए काम
छोड़ देता है, अब ये काम करना छोड़ देता है, तो बी से इस काम को कितने समय में, अगर 5 यूनिट के साथ, अगर 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से अगर वो करता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 11 दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे कि ए पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन में कंप्लीट टोटल किया, तो टोटल 11 दिन में शेष काम को कंप्लीट करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1 माइनस साइन 35 इंटू कॉस 55 का मान बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 साइन 35 डिग्री और इंटू कॉस 55 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस साइन 35, अगर मैं इसको साइन के रूप में तोड़ना चाहूँ तो 90 माइनस 55 करेंगे तो ये आपका फिर से आ जाएगा साइन 35 डिग्री, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, आपको पता है कि द्विघात समीकरण तभी हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होना चाहिए कोई भी इक्वेशन, तभी कहते हैं कि वो द्विघात समीकरण में। तो ऑप्शंस में जो इस फॉर्म में नहीं आएगा वही आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे चलते हैं और एक एक करके सॉल्व करके चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर इधर भी है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर खत्म होगा, यानी कि ये हमारा इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो पहला ही हमारा ऑप्शन से मिल गया जो कि गलत है, वो द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन आप बाकी किसी को भी तोड़ करके चेक करिएगा तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। 5 और 7 के बीच आने वाली सभी परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो परिमेय संख्या मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और 5 और 7 के बीच हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो 5 और 7 के बीच अनंत हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी परिमेय संख्याएं होंगी, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार बताइए कि कितने के बाद समाप्त होगा, कितने दशमलव के बाद समाप्त होगा। तो चलिए हम इसको करके ही चेक कर लेते हैं कि कितने समय के बाद ये जो कि कितने दशमलव के बाद समाप्त हो रहा है। 31/2.5, तो पॉइंट हटाकर मैंने ऊपर में 10 किया, 5 दूनी की 10, 5 पच्चे 25, यानी 31 दूनी की 62/5। 62/5 का मतलब हम इसको तोड़ेंगे तो 12 25 60 और 2 बच जाएगा, यानी कि 12 25 60 2 बचा, पॉइंट देकर मैं 0 बैठाऊंगा तो ये हो जाएगा 20 और 20 25 100, यानी कि 12.4 पॉइंट के एक अंक के बाद ये समाप्त हो जा रहा है, पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है, काम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 दशमलव स्थान के बाद, यानी कि राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। जिस तरह के पिछली बार मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उसी तरह से रखते हैं। देखिए कुछ लोग का मैथ्स बहुत इजी है तो वो जो कि 20 में से 20 कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग का मैथ्स वीक है जिस वजह से क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैथ्स आपका इसी लेवल का पूछा गया था पिछली बार भी, हम लोग भी उसी तरह से लेवल में रख रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा करके रखते हैं ताकि आप आसानी से कर पाओ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ फ्रेंड्स कि कुछ भी वहाँ पे डाल करके आपके सामने बस बड़ा बड़ा क्वेश्चन रखूँ, बड़ा बड़ा जो कि टफ करते चलो और एग्जाम्स में कुछ पूछे ही ना, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। पिछली बार भी मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे, काफ़ी क्वेश्चंस जो कि लड़े थे, काफ़ी हेल्प मिला था। कुछ क्वेश्चंस तो आपको सेम टू सेम भी देखने को मिला था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया था। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के, क्योंकि हमें भी पता है कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर के आपके पास √3 प्लस √2 दिया गया, और हमसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा 3 + 2 + 2√6, ठीक है, यानी 5 + 2√6 डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें 1/x स्क्वायर को भी निकाल लेते हैं। अगर मैं 1/x स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आपका जस्ट माइनस में हो जाएगा। जस्ट माइनस में ये कैसे होता है मैंने आपको बताया है अपने मैथ्स का कोर्स जो है हमारा, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से इस तरह के प्रश्नों को बताया गया था। तो डायरेक्ट 1/x स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 5 - 2√6 हो जाता है। अब हमसे पूछा कि दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो आपका खत्म ही होगा, यानी 5 और 5 10, बिल्कुल सही आंसर 10, राइट आंसर ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म कौन सा है। विषम संख्या हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, करिए क्वेश्चंस को खुद से। देखिए यहाँ पे 123 और 148, ठीक, उसके बाद 139 और 164 दिया गया, 156 और 181 है, और लास्ट में 177 - 201, ठीक है।
अब अगर हम इस चारों को अच्छे तरीके से देखेंगे तो हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि यहाँ पे देखिए अंतर 25 का हो रहा है, इन दोनों संख्याओं में भी अंतर का 25 का है, इन दोनों संख्याओं में भी अंतर 25 का है, लेकिन इसमें जो अंतर हो रहा है वो 24 का ही हो रहा है, 24 का ही अंतर है। इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये हमारा चारों से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डी का जो मान है वो 10 के बराबर है। तो हमें पूछा गया है कि एच आई बराबर क्या होगा। तो डी बराबर 10 कैसे लिखा गया, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, यानी 5 होगा, 20 का भाग कर देंगे, 2 से आधा कर देंगे तो 10, 8 गुने 9 यानी कि 72 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 36 यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो कि हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात हमसे पूछा जा रहा है कि 18 और 24 का तृतीय अनुपात बताइए। तो डायरेक्ट आपको बताया गया कि जब भी तृतीय अनुपात आपसे पूछा जाए तो बी स्क्वायर बाई ए कर लीजिए, यानी ये ए होता है, ये बी होता है। तो 24 गुने 24 बटे हम 18 करेंगे तो 6 × 18, 6 चौका 24, 3 से इसको कटा देंगे, 8 चौका 32 इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगर आपसे मध्य अनुपात पूछा जाता है तो मध्य अनुपात √AB किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या बताइए। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो देखिए अलग कौन सा है, 204, 304, 272 और आपका है 210। अगर हम इन सभी संख्या को देखें तो ये हमारा जो कि सब 4 से कट जाएगा, सब 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 210 4 से नहीं कटेगा, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये हमारा चारों से अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न के उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो ध्यान देना है क्या है, 32, 41, 62, 44, 46 और 28 और लास्ट में 33, 56। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 और 2 5 होता है, 4 1 5 होता है, 6 और 2 8 होता है, 4 4 भी 8 होता है, 6 4 10, 8 2 10, लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि 3 और 3 6 यहाँ पे, तो ये आपका 11, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन डी जो कि ये गलत है। ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि 5 2 7 वाट 3 1 4 5 2, इसमें क्या है, देखिए ये भी काफ़ी सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो निकल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 5 स्टार 4 है, 2 3 5, 7 1 और 2, यहाँ पे क्या लिखा गया 15, यहाँ पे 7 और ये आपका 13। कैसे किया गया, तो 7 दूनी की 14 में से 1 कम कर देंगे तो 13, 5 दूनी की 10 में से 3 कम कर देंगे तो 7, 5 चौका 20 में से कितना कम करेंगे 15 आएगा, तो 20 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो 15 आएगा, यानी 5 यहाँ पे होगा, इसके स्थान पर 5 यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, 5 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।